तो यस, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ आज के भैया हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के आखिरी क्लास मतलब भैया हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं। चैप्टर खत्म नहीं होगा। मैंने आपको बोला था ना, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में दो पोर्शन है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर और एक लेवरेज। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और 3 क्लास में हम लोग का लेवरेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ चुके हैं भैया? अभी तक तो हम लोग खाली ये पढ़े, हम लोग बेसिकली हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े। मतलब एक्चुअली क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर के टोटल 4 अप्रोच थे। 4 अप्रोच में से अभी तक हम लोग 2 पढ़ लिए। पहला नेट इनकम अप्रोच एंड सेकेंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। पहला क्या था, नेट इनकम अप्रोच, एंड द सेकेंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसे भैया हम लोग ये 4 फॉर्मूला से ही दोनों हम लोग का प्रोसेस से सॉल्व हो गया था। पहला फॉर्मूला क्या था, जिसमें हम लोग बोल निकालते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। भैया वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और भैया वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक और फॉर्मूला है। भैया याद रखना, ये जो इंटरेस्ट है, अगर आपके केस में टैक्स दिया रहेगा तो आप 1 माइनस टैक्स कर दोगे। सिंपल है कि नहीं? अगर आपके केस में टैक्स दिया रहेगा तो भी आप इंटरेस्ट में से टैक्स और माइनस कर दोगे। ठीक है ना? अगर आपका आफ्टर टैक्स पूछेगा तो आप इंटरेस्ट में से टैक्स हटा दोगे। भैया नेट इनकम में से टैक्स नहीं माइनस करेंगे तो मेरे भाई, नेट इनकम में से तो ऑलरेडी टैक्स माइनस होके आया हुआ है। ये नेट इनकम कहने का क्या मतलब है कि ऑलरेडी इसमें टैक्स माइनस है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी किए थे ना, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। ठीक है भैया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर टैक्स रहेगा तो 1 माइनस टैक्स कर देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो भैया ये सेम फॉर्मूला से हम लोग का दोनों अप्रोच का सम्स तो हो जा रहा था। सेम फॉर्मूला से भैया हमारा दोनों अप्रोच का सम्स तो हो जा रहा था, है ना? 1 मिनट। हाँ भैया, दोनों अप्रोच का हम लोग का सम्स तो हो जा रहा था, सेम फॉर्मूला से हो जा रहा था। अभी आज हम लोग का क्या पारी है, और दो जो अप्रोच बचा हुआ वो खत्म करने का। तीसरा भैया हमारा अप्रोच कौन सा है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तीसरा कौन सा भैया, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं पढ़ना। हम लोग जो WACC नहीं पढ़ते थे भैया, WACC भैया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऐसे नहीं करते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में हम लोग WACC पढ़े थे, सब एक एक आइटम का कॉस्ट निकालने के बाद WACC वही है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हम लोग का कुछ नहीं है, WACC है, WACC है ना? हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है भैया, WACC। देखो ना, WACC हम लोग कैसे निकालते थे, याद है? हम लोग पर्टिकुलर्स में आइटम लिखते थे कि भैया हमारे कंपनी में डेप्ट है, हमारे कंपनी में इक्विटी है। फिर भैया हम लोग कुछ अमाउंट लिखते थे। अमाउंट लिखने के बाद भैया उसका हम लोग वेट लिखते थे। वेट लिखते थे कि नहीं? हाँ, वेट लिखते थे कि नहीं? है ना भैया? वेट यहाँ पर हमने परसेंटेज दिया तो भैया 0 और 1। वेट कितना है, 0 और 1। भैया कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, 5। और भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12। तो बस भैया हम लोग यही तो करते थे, 5 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12। ओवरऑल मेरा क्या आ गया, 12% आंसर, है ना? जो WACC हम लोग करते थे वही है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। देख लो, हर एक एक लाइन को आप ऐसा टेबल में सजाओगे, आपको समझ आ जाएगा। समझ आया? बस हमें यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया, हमें यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज ऑफ डेप्ट, परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो भैया क्या मतलब है, डेप्ट और इक्विटी का अमाउंट लेके भी तो हम लोग परसेंटेज ही निकालते थे। समझ गए? बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हम लोग WACC पढ़ते थे वही है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, और कुछ नहीं है। चलो अब ये वाला देखते हैं। भैया मेरा डेप्ट कितना है, भैया मेरा डेप्ट है 0.6। और भैया मेरा इक्विटी कितना है, इक्विटी है भैया 0.4। भैया कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है मेरा, 7। और भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरा 20। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करो। भैया 7 इंटू 0.6 कितना आएगा, 4.2। भैया 20 इंटू 0.4 कितना आएगा, 4.8। अल्टीमेट में क्या हो गया, 9% भैया, सॉरी 9 गलती है, 0.6 इंटू में 7 आ तो यही रहा, 0.4 इंटू में 20। अच्छा माई मिस्टेक, ये 8 होगा, ये 8 होगा। अल्टीमेट भैया क्या आ गया मेरा, 12.2% मेरा इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस भैया ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें यही निकालना होता है, समझे? ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें यही निकालना होता है, जो कि हम लोग WACC कर चुके हैं बहुत पहले। इसलिए भैया मैं और इसमें डिस्कस करने नहीं जा रहा। हम लोग भैया सीधा आते हैं मोदी गिलानी में। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है अभी ये मोदी गिलानी मिलर थ्योरी। ठीक है, हमारा भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या भैया, मोदी गिलानी मिलर थ्योरी। ठीक है, चलो मोदी गिलानी मिलर में आते हैं।
देखो सबसे पहले तो हम लोग डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर पढ़े हैं। भैया डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर में पढ़ के हमें इतना तो समझ आ गया कि जो हमारे एमएम है, एमएम कहने का क्या मतलब है, मोदी की यानी मिलर जी, उनका हर चीज में एक ही कहना था कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, है ना। मोदी गिलानी मिलर जी का हर ही चीज में क्या कहना था, फर्क नहीं पड़ता। अब यह फर्क नहीं पड़ता वो एक्चुअली प्रूफ करके बता देते। ऐसा नहीं है कि वो हवा में कुछ भी बोल दिए और आपके बुक में प्रिंटेड हो गया। दैट मीन्स वो जो थ्योरी आपको दी है वो कहीं ना कहीं वो प्रूव हुआ है ना। तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हमारे मोदी गिलानी जी क्या बोलते हैं कि नहीं आपके फर्म के वैल्यू में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजों का मतलब बता दूं। एक होता है लीवर्ड फर्म, और एक होता है अनलीवर्ड फर्म। देखो लीवर्ड फर्म कहने का क्या मतलब है, जिस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ इक्विटी भी हो और कुछ डेप्ट भी हो। और भैया अनलीवर्ड फर्म कहने का क्या मतलब है, जिस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी हो, डेप्ट ना हो। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे केस में जब हम मोदी यानी मिलर जी का थ्योरी पढ़ेंगे, दो चीजों का ध्यान रखना, एक होता है लीवर्ड फर्म और एक होता है अनलीवर्ड फर्म। हम लोग दोनों को ना कंपेयर करेंगे कि एक फर्म जो कि इक्विटी और डेप्ट दोनों रख के रखती है और एक फर्म जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, दोनों का वैल्यू अलग है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, एक बार हम लोग को देखते हैं। तो भैया लीवर्ड फर्म कहने का क्या मतलब है, जिस कंपनी में मेरा इक्विटी भी हो, जिस कंपनी में मेरा डेब्ट भी हो, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था जब भी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और डेब्ट का बात करेंगे, ना कि प्रेफरेंस शेयर, ना कि रिजर्व का, ऐसा मैंने कहा था। बोलता है इन 1958 फ्रैंको मोदिग्लियानी एंड मर्टन मिलर, क्या नाम है, published a theory of modern financial management. They concluded that the value of the firm depends solely on its future earning stream. है ना। मोदी गिलानी मिलर जी का क्या कहना था कि आपके फर्म का जो भी वैल्यू आएगा ना, फ्यूचर अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अर्निंग कर रहे हो। एंड हेंस इट्स वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय इट्स डेप्ट इक्विटी मिक्स। और वो कहना चाह रहे हैं आपके फर्म में इक्विटी कितना है, डेप्ट कितना है, इससे आपका फर्म का वैल्यू में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता। आपका फर्म का वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि आप कितना अर्निंग कर रहे हो। आप जितना ज़्यादा अर्निंग करोगे आपका फर्म का वैल्यू उतना अच्छा, आप जितना कम अर्निंग करोगे आपके फर्म का वैल्यू उतना कम। मोदी गिलानी जी ये कहना चाह रहे हैं, साफ साफ देखो ना। ठीक है, दे कंक्लूडेड दैट द वैल्यू ऑफ अ फर्म सोली डिपेंड्स ऑन इट फ्यूचर अर्निंग स्ट्रीम। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे फर्म का जो वैल्यू है फ्यूचर के अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हेंस उसका वैल्यू अनअफेक्टेड भाई कि आप अपने फर्म में कितना डेप्ट रखे हो, कितना इक्विटी रखे हो। इन शॉर्ट दे कंक्लूडेड दैट द फर्म वैल्यू स्टेम फ्रॉम इट एसेट्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ दोस एसेट्स आर फाइनेंस। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं शॉर्ट में कि फर्म का वैल्यू ना डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एसेट पड़ा है, ना कि वो एसेट को कैसे फाइनेंस किया गया, वो एसेट को आपने इक्विटी से लाया कि डेप्ट से लाया, ये फर्क नहीं पड़ता। इन देयर पेपर मोदी गिलानी मिलर बिगैन with a very restricted set of assumption that including perfect capital market with implies zero tax, है ना। वो क्या है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि जिस फर्म में हमारा कोई टैक्स ना हो, ठीक है। एंड देन दे यूज एन आर्बिट्रेज प्रूफ। आज हम लोग आर्बिट्रेज प्रूफ करेंगे टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलीवेंट। और वो आर्बिट्रेज प्रूफ से हमें ये बताए हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा इरेलीवेंट है। हमारे फर्म में इक्विटी रहे डेप्ट रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे फर्म में इक्विटी रहे डेप्ट रहे फर्क नहीं पड़ता। आओ चलो मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बार हम लोग एग्जांपल को समझेंगे तो भैया हमें एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं समझना, अभी तक बस आप लोग इतना समझ गए ना कि भैया लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म कहने का क्या मतलब है। लीवर्ड फर्म मींस दैट फर्म जिसमें कि इक्विटी डेब्ट दोनों हो। अनलीवर्ड फर्म मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी रख के रखा है। और हमारे मोदी गिलानी जी क्या बोलते हैं कि आपके फर्म में ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स इज इररिलेवेंट। आपको इक्विटी रखना है इक्विटी रखो, डेब्ट रखना है डेब्ट रखो, दोनों रखना है दोनों रखो। ठीक है भैया, एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि भैया हम अपने फर्म में इक्विटी नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेब्ट रखेंगे। तो मेरे भाई अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपको इक्विटी तो रखना पड़ेगा, है ना। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या बोल रहा है, लेट अस टेक द केस ऑफ टू फर्म।
एक्स एंड वाई, हमें दो फर्म का एग्जांपल दे रहा है, एक है एक्स और एक है वाई, सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। बोला हर चीज में सिमिलर है, हर चीज में मतलब अर्निंग वर्निंग हर चीज में सिमिलर है, एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, ये अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में सेम नहीं है। मतलब एक्स जो फर्म है वो कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर रखता है, वाई कुछ और रखता है। फर्म एक्स इज फाइनेंस्ड बाई इक्विटी ओनली, बोला हमारे फर्म एक्स में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, तो दैट मीन्स भैया ये अनलीवर्ड फर्म है, आप कहने का मतलब ये है ना, अनलीवर्ड है ना। जबकि फर्म वाई इज फाइनेंस्ड बाई ए मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट, तो भैया फर्म वाई हमारा लीवर्ड फर्म है ना, फर्म वाई हमारा लीवर्ड फर्म है, फर्म एक्स इज हमारा अनलीवर्ड फर्म, फर्म वाई हमारा लीवर्ड फर्म। द फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ टू फर्म आर एज फॉलोज। इतना समझ आया, इतना समझ आया। चलो एक बार देखते हैं, एक बार देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्म एक्स ने भी 10 लाख का कैपिटल रखा, फर्म वाई ने भी 10 लाख का कैपिटल रखा। ध्यान से पहले एनालाइज करने की कोशिश करो, इतना हमें समझ आ गया फर्म एक्स अनलीवर्ड फर्म है, फर्म वाई हमारा लीवर्ड फर्म है, दोनों में ही कैपिटल कितने कितने का है, 10 लाख 10 लाख। बस भैया फर्म एक्स में जो 10 लाख है पूरा पूरी इक्विटी है, और फर्म वाई में भैया जो 10 लाख है कुछ इक्विटी है कुछ डेप्ट है, मिला के 10 लाख है। इतना हम लोग को क्लियर है, इतना हम लोग को क्लियर। भैया नेट ऑपरेटिंग इनकम आप कहने का मतलब है EBIT, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब भैया क्योंकि फर्म एक्स में तो कोई डेप्ट है नहीं, तो वो EBIT में से इंटरेस्ट तो पेमेंट करेगा नहीं, लेकिन भैया हमारे फर्म वाई में तो डेप्ट है, तो वो EBIT में से इंटरेस्ट तो पेमेंट करेगा। तब जाके भैया हमारा फाइनल प्रॉफिट कितना बचा, हमारे इक्विटी वाले का अर्निंग कितना बचा, इक्विटी वाले का अर्निंग भैया 1 लाख EBIT था, 1 रुपया इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, 1 लाख बच गया, है ना, समझे। रुको मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ अच्छे से लिख के दिखा दूं। एक है हमारा फर्म एक्स और एक है फर्म वाई। फर्म एक्स जो कि हमारा कौन सा है, अनलीवर्ड फर्म, है ना, और एक है हमारा फर्म वाई जो कि हमारा लीवर्ड फर्म। ठीक है, चलो इस कंपनी में इक्विटी कितना है, इस कंपनी में डेप्ट कितना है। तो भैया हमारे एक्स में तो पूरा पूरी 10 लाख का इक्विटी है, और भैया डेप्ट हमारे एक्स कंपनी में 0 का है, जबकि भैया फर्म वाई का बात करें तो 6 और 4 लाख का। हालांकि देखो दोनों में कैपिटल 10 लाख ही है, बस दोनों का मिक्स अलग अलग है। ठीक है, फिर भैया हमें क्या देके रखा है, EBIT देके रखा है। EBIT दोनों में कितना भैया, दोनों में 1 लाख रुपया का EBIT है। ठीक है, और भैया हमें डेप्ट इंटरेस्ट देके रखा है, डेप्ट इंटरेस्ट। तो भैया इस फर्म में तो 1 भी रुपया इंटरेस्ट नहीं है, इस फर्म में 20,000 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कंपनी मेरा डेप्ट रख के रख रहा है, डेप्ट रख के रख रहा है। इतना बात हमें क्लियर है, इतना बात हमें क्लियर है। चलो अभी तक हमारे जो डेटा दिया हुआ है, क्या टोटल डेटा से हम लोग अपना मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वगैरह निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ, टोटल डेटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। हाँ निकाल सकते हैं कि नहीं। तो भैया चलो अभी तक हमें जो डेटा दिया, क्या हम लोग अपना वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल सकते हैं, ये बताओ। क्या हम लोग अपना वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल सकते हैं, ये बता दो। वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालने से पहले एक बार हम लोग इक्विटी वाले का अर्निंग निकाल सकते हैं, इक्विटी वाले का अर्निंग निकाल सकते हैं। भैया आप बोलोगे कौन सा बड़ा बात है, कौन सा बड़ा बात है, 1 लाख रुपया मेरा EBIT है, कंपनी 1 रुपया इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगी, तो इक्विटी वालों के हाथ में पूरा पूरी जाएगा 1 लाख रुपया। अब भैया हमारे केस में तो टैक्स भी नहीं है, भैया इस केस में 1 लाख रुपया वाला मेरा इक्विटी अर्निंग है, 20,000 का अगर मैं इंटरेस्ट दे दिया तो मेरा इक्विटी वाले का 80,000 हो गया। ये 1 लाख रुपया EBIT था, 20,000 मैंने इंटरेस्ट दे दिया तो 80,000 मेरा इक्विटी वाले का अर्निंग। ठीक है, अब चलो भैया, अब आप पहले सबसे पहले मेरे को ये निकाल दो वैल्यू ऑफ डेप्ट। मेरे डेप्ट का क्या वैल्यू है, जिसको कि हम लोग प्यार से V और D बोलते हैं, है ना, वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल दो। तो भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट का मेरा क्या फॉर्मूला था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेप्ट इंटू 100, है ना। भैया मेरे केस में 1 भी रुपया डेप्ट है ही नहीं, तो भैया मेरा वैल्यू ऑफ डेप्ट 0 हो जाएगा। मेरा वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना आ जाएगा भैया, 0। जबकि भैया ये वाले फर्म में अगर आप करना चाहोगे, ये वाले अगर आप फर्म में करना चाहोगे तो भैया मेरे पास डेप्ट कितना है भैया, 4 लाख। तो भैया मेरा वैल्यू ऑफ डेप्ट भी कितना आएगा, 4 लाख ही आएगा।
4 लाख ही आएगा। हालांकि अगर आप फॉर्मूला के थ्रू करना चाहो तो आप कर सकते हो। कंपनी ने कितना रुपया इंटरेस्ट पेमेंट किया भैया, 20,000 का इंटरेस्ट पेमेंट किया, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब परसेंटेज, परसेंटेज निकाल लो ना। कंपनी के पास 4 लाख का डेप्ट है, कंपनी 20,000 रुपया इंटरेस्ट देती है, परसेंटेज कैसे निकलेगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। भैया मेरे को देख के समझ आ रहा है मेरी कंपनी 5% का इंटरेस्ट देती है, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5% कर लो, तब भी आएगा आपका 4 लाख ही। ठीक है, तो मेरा वैल्यू ऑफ डेप्ट तो 4 लाख, समझ आ गया भैया। नेक्स्ट थिंग हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट थिंग हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसको कि हम लोग वी और ई बोलते हैं। तो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी का मेरा फॉर्मूला क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू में 100। तो भैया मेरी इक्विटी वाले का अर्निंग कितना है? भैया मेरी इक्विटी वाले का अर्निंग 1 लाख रुपया है। मेरी इक्विटी वाले का अर्निंग 1 लाख रुपया है। होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे को मेरे क्वेश्चन में मेंशन है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना भैया? 10%। ठीक है, 10% इंटू में 100। इसमें भी आओ भैया, मेरी इक्विटी वाले का अर्निंग कितना भैया? 80,000 रुपीज। होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे क्वेश्चन में मेंशन है 12% का, इंटू में 100। भैया चलो निकालो, इंटू में 100 मत करो, ऑलरेडी नीचे में मेरा परसेंटेज है। ठीक है, तो ये हो गया भैया मेरा 10 लाख रुपीज। और भैया ये कितना हो गया? 80,000 होल डिवाइडेड बाई 12%, 6,66,666,666। मैं पॉइंट को नहीं कंसीडर कर रहा। तो देयरफॉर भैया हमारा वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ जाएगा? हमारा वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ जाएगा? आप जानते हो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला। हाँ, वैल्यू ऑफ डेट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये 0 और ये है भैया, दोनों को प्लस करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा भैया 4 लाख। और ये आ जाएगा भैया 10,66,666। इतना तक भैया हमारा क्लियर है? बताओ, इतना तक हमारा क्लियर है? इतना तक हमारा क्लियर है? क्या हम लोग अपना वैल्यू ऑफ फर्म निकाल पाए? क्या भैया हम लोग अपना वैल्यू ऑफ फर्म निकाल पाए? अब भैया अब अगर आपसे पूछेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO पूछेगा, तो क्या आप KO नहीं बता दोगे? भैया वैल्यू ऑफ फर्म का एक और फॉर्मूला था, EBIT होल डिवाइडेड बाई KO। EBIT होल डिवाइडेड बाई KO, हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म है, EBIT है, KO भी आ जाएगा। तो भैया कोई बड़ा बात नहीं है, उतना तो चलो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एवरेज, मतलब भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाल दोगे? आराम से निकाल देंगे भैया। ठीक है भैया, सब हमारे से निकल जाएगा। मेन हम लोग टॉपिक में आते हैं। अभी तक हम लोग सम्स में क्या किए? अभी तक हम लोग हमारे सम्स में क्या किए? कुछ नहीं, हम लोग बस वैल्यू ऑफ फर्म निकाले। हमें डेब्ट पता था, हमें इक्विटी पता था, हमें EBIT पता था। EBIT में से भैया हमने इंटरेस्ट माइनस किया तो हमारे पास इक्विटी के अर्निंग आ गए, बस भैया। फिर हम लोग अपना वैल्यू ऑफ डेब्ट निकाल लिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिए, दोनों निकल गया तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। इतना भैया हमसे क्लियर है अब तक, इतना भैया हमसे क्लियर है। अभी अब आप देख ही पा रहे हो, अगर मैं इसको सीट को थोड़ा छोटा करूँ, हाँ मेरा फोकस है वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। मेरा फोकस किसके ऊपर है? ये वाला जो वैल्यू ऑफ फर्म है इसके ऊपर फोकस है। ठीक है, मेरा फोकस किसके ऊपर है? वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। अब भैया आप जानते हो फर्म एक्स अनलीवर्ड फर्म है, फर्म वाई इज अ लीवर्ड फर्म। ठीक है, ठीक है, इतना भैया क्लियर है। ठीक है, अब भैया एक चीज सोच के देखो, एक चीज सोच के देखो। क्या सोच के देखो? अभी फर्म का वैल्यू किसका ज्यादा है? फर्म का वैल्यू किसका ज्यादा है भैया? फर्म वाई का। ठीक है, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या? मान लो एक ITC है, ITC, और एक मान लो कोई भी कंपनी ले लो ना, एक ITC होगा, कोई भी ले लो ना, रिलायंस, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, फिर भी मैं ले लूँ। ठीक है, ITC का शेयर ज्यादा महंगा चल रहा है, ज्यादा कॉस्टली चल रहा है ना, और रिलायंस का शेयर थोड़ा अंडर वो है, मतलब थोड़ा बिलो एवरेज प्राइस में चल रहा है। तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? महंगे वाले शेयर बेचना चालू करेंगे, महंगे वाले शेयर बेचना चालू करेंगे, और वो रुपये से सस्ते सस्ते शेयर खरीदना चाहेंगे। होता है कि नहीं? लोग का तो यही है ना। मार्केट कैसे वर्क करता है कि लोग क्या करते हैं भैया, महंगे शेयर बेच देंगे और वही रुपये से कम कम दाम के शेयर ले लेंगे ताकि उनको फ्यूचर में और रिटर्न ज़्यादा मिले। मतलब वो कहना चाह रहे हैं ना, जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड को बेच देंगे, अंडर वैल्यूड को खरीदेंगे। हमारे केस में देख के हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो फर्म वाई है वो ओवर वैल्यूड है, अभी हमारा जो फर्म एक्स है वो अंडर वैल्यूड है। भैया आपको कैसे पता चला ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म देखो, वैल्यू ऑफ फर्म देखो भैया। वैल्यू ऑफ फर्म में मेरा फर्म एक्स अंडर वैल्यूड आ रहा है, और भैया
ये मत सोच लेना अनलीवर्ड मतलब अंडर वैल्यूड, ऐसा नहीं है। अभी हमारा जो फर्म वाई है ओवर वैल्यूड आ रहा है, ओवर वैल्यूड आ रहा है ना। तो इस केस में अब हम लोग करेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस। क्या करेंगे? आर्बिट्रेज, जैसा कि मोदी गिलानी मिलर जी बोला था आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज कैसे करेंगे भैया? महंगे महंगे को बेचो, वही रुपया से सस्ते सस्ते को उठा लो, महंगे महंगे को बेचो, वही रुपया से सस्ते सस्ते को उठा लो। चलो देखते हैं आगे हमारा प्रोसेस क्या है। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म वाई, लीवरेज फर्म हमारा कौन सा था? वाई था, इज हायर देन दैट ऑफ द अनलीवरेज फर्म। बोला हमारा वाई जो है लीवर्ड फर्म, उसका वैल्यू अनलीवर्ड से ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर अप्रोच सच अ सिचुएशन कैन नॉट परसिस्ट बिकॉज equity investor would do well to sell their equity in firm Y and invest in equity of firm X। बोला अब हम लोग क्या होगा ना, बोले ये सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर क्या करेंगे ना, इक्विटी इन्वेस्टर क्या करेंगे, फर्म वाई से अपना इक्विटी सेल करेंगे और फर्म एक्स में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, फर्म एक्स में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। भैया यही तो नॉर्मल होता है। हमारा जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो गया होता है हम लोग उसको बेच देते हैं, है ना। और भैया जो रुपया आता है हम लोग उससे अंडर वैल्यूड में लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि अंडर वैल्यूड का दाम कम चल रहा है ना। तो वही वो बात बोल रहा है कि सच अ सिचुएशन कैन नॉट परसिस्ट, ऐसा सिचुएशन बहुत दिन तक नहीं चलेगा, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर जो है वो अपना इक्विटी सेल कर देंगे वाई में सारा अपना सेल कर देंगे और भैया इक्विटी फर्म एक्स में इन्वेस्ट कर देंगे विद पर्सनल लिवरेज। फॉर एग्जाम्पल एन इक्विटी इन्वेस्टर जिसके पास 1% इक्विटी था वाई लिमिटेड में, जिसके पास 1% इक्विटी था वाई में, जिसके पास 1% इक्विटी था वाई में। अब बताओ भैया मेरे पास 1% इक्विटी था वाई में, तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? मेरे पास कितने का इक्विटी है ये बताओ भैया। फर्म वाई में टोटल इक्विटी है 6,66,666। मेरे पास उसका कितना परसेंट है? 1%। दैट मीन्स भैया आप कहना चाह रहे हो मेरे पास 6,666 रुपया का इक्विटी है। मैं यस और नो क्या बोल रहे हो बताओ। हाँ बताओ सही है कि नहीं? भैया एक इक्विटी इन्वेस्टर था जिसके पास, एग्जांपल ले लो ना, हम लोग आर्बिट्राज प्रोसेस कर रहे हैं, तो भैया एक इक्विटी इन्वेस्टर था जिसके पास 1% इक्विटी था वाई का, तो उसके पास भैया वाई का ही ना बेचेंगे, जो ओवर वैल्यूड है हम लोग उसी को बेचेंगे। भैया मेरे को देखने से पता चला मेरा वाई ओवर वैल्यूड है, ज्यादा वैल्यू ऑफ फर्म आया। तो भैया एक इक्विटी इन्वेस्टर था जिसके पास 1% इक्विटी था वाई लिमिटेड का, दैट मीन्स उसके पास 6,666 रुपया का इक्विटी था। ठीक है इतना क्लियर है। अब भैया एक बात बताओ भैया, क्या 1% वाई को, भैया मेरे पास अगर 1% वाई का इक्विटी भी था, मेरे पास 1% वाई का अगर इक्विटी भी था, तो भैया ये देखो ठीक नहीं रहेगा कि मैं 1% वाई का उठा के मैं 1% एक्स में बेच दूं। सोचने का कोशिश करो, मैं बस आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक इक्विटी इन्वेस्टर था जिसके पास वाई में 1% इक्विटी था। अब क्या भैया मैं वो 1% जाके एक्स में खरीद लूं? तो भैया ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तब तो आप गलत कर रहे हो, आप 6 लाख से 10 लाख को कंपेयर कर रहे हो। जब आप 6 लाख रुपया आपके फर्म में आपके पास इक्विटी है, तो आपके पास डेब्ट भी होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो एक नॉर्मल आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे होता है कि अगर आपके पास इक्विटी है तो आपके पास उस कंपनी का डेब्ट भी होना चाहिए, आपके पास उस कंपनी का क्या होना चाहिए? डेब्ट भी होना चाहिए। ठीक है, फर्म वाई इक्विटी इन्वेस्टर कौन से फर्म का है? फर्म एक्स का है कि फर्म वाई का? ये बताओ भैया। इक्विटी इन्वेस्टर तो फर्म वाई का है, क्योंकि फर्म वाई में हम लोग सेल करेंगे और फर्म एक्स जो कि अंडर वैल्यूड है उसको जाके खरीद लेंगे। तो एक इक्विटी इन्वेस्टर है जिसके पास फर्म वाई का 6 लाख रुपया का इक्विटी था, लेकिन भैया मार्केट वैल्यू आज के दिन में उसका वैल्यू 6,66,000 है, उसका 1% उसका इक्विटी है, दैट मीन्स इतने रुपए का उसका इक्विटी है। ठीक है, तो भैया उसको अपने फर्म से ना डेब्ट बोरो करना होगा, उसको अपने फर्म से क्या करना होगा? डेब्ट खरीदना होगा, क्योंकि भैया 1% अगर आपके पास इक्विटी है तो आपको 1% का कर्जा भी लेना होगा। भैया कर्जा कितना? भैया 4 लाख का मेरे पास डेब्ट था, 4 लाख का 1%, 4 लाख का 1% कितना हो गया? 4 लाख का 1% कितना हो गया? भैया आपको 4,000 का डेब्ट भी लेना पड़ेगा। भैया कितने परसेंट में? देख लो ना, मेरी कंपनी अभी 20,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, होल डिवाइडेड बाई 4 लाख का डेब्ट में, है ना। तो भैया दैट मीन्स मेरी कंपनी 5% का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है।
मेरा बस कहने का मतलब समझो कि अगर आपके पास 1% इक्विटी है तो आपको 1% डेप्ट भी बोरो करना होगा, आपको 1% डेप्ट भी बोरो करना होगा, आपको 1% डेप्ट भी बोरो करना होगा, समझे। बोरो 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज मतलब वो 4 लाख का 1% डेप्ट एट रेट 5% ऑन हिज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए, आपके पास टोटल कितने हो गए, आपके पास टोटल कितने हो गए भैया, आपके पास 6,666 इक्विटी के आ गए, प्लस में 4,000 रुपए आपने डेप्ट के नाम में बोरो कर लिया, भैया आपके पास 10,666 रुपए हो गए, आपके पास 10,666 रुपए हो गए। बताओ ये हिसाब समझ आ रहा है, ये हिसाब समझ आ रहा है, ये हिसाब समझ आ रहा है, बताओ ये हिसाब समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। बोलो 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 बोलो। हम्म ठीक है, बस मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो ओवर वैल्यूड है वहां से हम लोग निकलेंगे, और जो अंडर वैल्यूड है वहां हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो ओवर वैल्यूड के नाम पे मेरे पास कितना था, सपोज करने बोला था, सपोज एक इक्विटी इन्वेस्टर के पास 1% इक्विटी था फर्म वाई में, तो उसके पास इतने रुपए का इक्विटी था। फर्म वाई में टोटल इक्विटी है 6,66,666, उसका 1% मेरे पास इतना है, तो भैया मेरे को 1% डेप्ट भी लेना पड़ेगा। टोटल मेरे पास हो गई इतना, 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 ठीक है। इतना क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है। तो देख लो आप लोग को यहां तक समझ आ गया। फर्म वाई हमारा ओवर वैल्यूड था, तो फर्म वाई में हम लोग का अगर 1% इक्विटी अगर हम लोग सेल करेंगे तो भैया आज के डेट में वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारा इतना, हम लोग को इतना रुपया मिल जाएगा। अभी हम लोग 1% अगर डेप भी बोरो कर लिए तो हम लोग को इतना रुपया मिल जाएगा, टोटल हम लोग को 10,666 रुपया मिल जाएगा। अब हमारे हाथ में कितना है, 10,666 रुपया हमारे हाथ में क्या है, 10,666। 10,666 अगर हम लोग एक्स में इन्वेस्ट करें तो हम लोग कितना इक्विटी ले लेंगे, है ना। मेरा कहने का मतलब है अगर हम लोग 10,666 पूरा रुपया अगर हम लोग एक्स में इन्वेस्ट कर दिए, फर्म एक्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो हम लोग को कितना इक्विटी मिल जाएगा, हम लोग को कितना इक्विटी मिल जाएगा। तो मेरा बात सुनो, ऐसे करो 10,666 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टोटल इक्विटी का वैल्यू वहां पर 10 लाख है, इनटू में 100, इनटू में 100, तो आपको कितना परसेंट इक्विटी मिल जाएगा। 10,666 आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिवाइडेड बाई 10 लाख का वहां पर टोटल इक्विटी है, इनटू में 100, दैट मीन्स आपको 1.066, आपको आप वहां पर कितना इन्वेस्ट कर दोगे, 1.066% इक्विटी, 1.066% इक्विटी, तो आप वहां पर कितना इन्वेस्ट कर दोगे, आप बाई करोगे 1.066% ऑफ इक्विटी इन फर्म एक्स विद द अमाउंट ऑफ 10,666। इतना बात समझ आया। आप इतना रुपया फर्म वाई में सेल करोगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा, तो आप उतना रुपया से आप एक्स का टोटल इतना इक्विटी खरीद सकते हो, उतना रुपया से आप एक्स का टोटल इतना इक्विटी खरीद सकते हो। चलो भैया हमने एक्स का इक्विटी खरीद लिया, अब ये करने से पता है क्या हो गया, ये करने से क्या हो गया, ये करने से क्या हो गया, इतना पहले बात आप लोग को समझ आया, इतना पहले आप लोग को बात समझ आया। इतना परसेंट आपने एक्स का इक्विटी खरीद लिया कितना रुपया में, 10,666 रुपया में। क्लियर है, क्लियर है, इतना बात क्लियर है। आपने इतना रुपया का इक्विटी खरीद लिया इतना रुपया में, यहां तक क्लियर है। अब भैया ये करने से हम लोग का क्या हो गया, ये करने से पता है क्या हो गया, मैंने पता है एक्स से कितना रुपया कमाया, मैंने एक्स से कितना रुपया कमाया। सुनो जनरली लोग एक्स से कितना रुपया कमाते हैं, हमारे क्वेश्चन में दिया था एक्स में तो भैया डेप्ट है ही नहीं, एक्स में था इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब इक्विटी अर्निंग ही हो गया एक तरीके से 10%। तो भैया जनरली लोग एक्स से 10% रुपया का कमा लेते हैं, तो अगर मैंने एक्स में 10,666 रुपया इन्वेस्ट किया, वहाँ का 10%, मेरा अर्निंग कितना होगा, वहाँ का 10,666 मैंने इन्वेस्ट किया, वहाँ का 10% कितना होगा, तो भैया 10,666 का मेरा अर्निंग रहेगा, मेरा 10,666 का अर्निंग रहेगा। लेकिन भैया आपका इतना अर्निंग तो रहेगा, लेकिन भूलो मत इन्वेस्ट करने के लिए आपने वहां से बोरो किया था, इन्वेस्ट करने के लिए आपने वहां से बोरो किया था, तो ये 4,000 में 5% आपको 200 रुपया का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। नेट में आपका अर्निंग इतना हो गया, नेट में आपका अर्निंग इतना हो गया कि नहीं। आगे क्या बोल रहा है, द नेट इनकम ऑफ 866.7 इज हायर देन अ नेट इनकम ऑफ 800, इज हायर देन अ नेट इनकम ऑफ 800 फॉरगॉन बाई सेलिंग 1% इक्विटी ऑफ फर्म वाई। हाँ, अगर आप फर्म वाई में आप इन्वेस्ट करके रखते तो आपको कितना रुपया का वो मिलता, हाँ
फर्म वाई में अगर आपके पास सिर्फ 1% का इक्विटी रहता, फर्म वाई में अगर आपके पास सिर्फ 1% का इक्विटी रहता, है ना, फर्म वाई में अगर आपके पास सिर्फ 1% का इक्विटी रहता तो आप कितना रुपया कमाते भैया? फर्म वाई के पास तो आपके पास इतना रुपया का इक्विटी था 6666। इसमें फर्म वाई वाला आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी में 12% का रिटर्न देता। दैट मीन्स भैया फर्म वाई आपको 800 का रिटर्न देता, फर्म वाई आपको 800 का रिटर्न देता, लेकिन ये आर्बिट्राज करने से क्या हो गया, आपको इतना का रिटर्न मिल गया, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बोल रहा है व्हेन द इन्वेस्टर सेल देयर इक्विटी इन फर्म वाई एंड बाय द इक्विटी इन फर्म एक्स विद पर्सनल लेवरेज द मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म वाई टेंड टू डिक्लाइन। ये करने से क्या होगा, सब फर्म वाई से निकलेंगे और सब फर्म एक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो भैया फर्म वाई का वैल्यू अल्टीमेट में डाउन होगा, फर्म एक्स का इंक्रीज होगा, है ना। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ फर्म एक्स टेंड टू राइज। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा दोनों मार्केट का वैल्यू इक्वल ना हो जाए, जब तक मेरा दोनों मार्केट का वैल्यू इक्वल ना हो जाए। कुछ समझ आया भैया? कुछ बच्चे बोलेंगे कुछ कुछ तो समझ आया, कुछ कुछ समझ नहीं आया, कुछ कुछ तो समझ आया, कुछ कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, वापस से हम लोग करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? जो अभी तक पढ़े वापस से भूल जाओ, हम लोग पूरा लिख के करेंगे। अभी तक हम लोग कुछ लिख के नहीं किए, अब हम लोग पूरा लिख के करेंगे। अभी तक मैं बस आप लोग को बुक का समझा रहा था, ठीक है। अब हम लोग पूरा लिख के करेंगे। भैया इतना तो हमें समझ आ गया, फर्म एक्स हमारा अंडर वैल्यूड है, फर्म वाई हमारा ओवर वैल्यूड है। फर्म एक्स हमारा अंडर वैल्यूड है, फर्म वाई हमारा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। फर्म एक्स अंडर वैल्यूड है, फर्म वाई हमारा ओवर वैल्यूड है। अभी अब हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ था 1% इक्विटी का, 1%। आप लोग के एग्जाम में कुछ भी आएगा ना, आप लोग के एग्जाम में हो सकता है 1%, 2% ना मेंशन रहे। एग्जाम में खाली आपको ये ऐसा डेटा दे दे और आपको बोले कि आप लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस कराओ। आप लोगों को एग्जाम में बोल दे कि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो, आप लोग को बोल दे कि आप लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस कराओ। तो भैया आर्बिट्रेज प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड फर्म का इक्विटी को बेचेंगे और भैया अंडर वैल्यूड का खरीदेंगे। ओवर वैल्यूड का इक्विटी को बेचेंगे और अंडर वैल्यूड का खरीदेंगे, यही होता है आर्बिट्रेज। अब यह कितना परसेंट, आप लोग सपोज करना, सपोज कि मेरे पास 5% है, सपोज मेरे पास 10% है, 5, 10, 15, 20 जितना भी आप लोग ले लो। हमारे बुक ने 1% लिया था, अब हम लोग 10% का एक बार एग्जांपल लेंगे। तो भैया इतना हमें क्लियर है ना, वैल्यू ऑफ फर्म तक तो हम लोग निकाल लिए। वैल्यू ऑफ फर्म देख के ही हमें पता करना है कौन सा अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है, पता चल गया, ठीक है। तो भैया फर्म वाई हमारा ओवर वैल्यूड है, तो हम लोग अब नीचे क्या लिखेंगे, सपोज एन इक्विटी इन्वेस्टर होल्ड्स 10% इक्विटी इन फर्म वाई। बुक में हमारा 1% का एग्जांपल था, हम लोग 10% का लेते हैं। आप लोग 10, 15, 20 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन 1% से करने पड़ रहा तब तो 1% से ही करोगे। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट बोल रहा है कि आप लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस करके दिखाओ, तब तो आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। 10% इक्विटी इन फर्म वाई, देन वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर वो 10% इक्विटी अगर वो फर्म वाई में रख के रखता है तो उसका टोटल कितना वैल्यू हो गया। तो अब भैया बोलोगे फर्म वाई में टोटल इक्विटी का वैल्यू तो 6,66,666 है, 6,66,666 है। लेकिन हमारा इन्वेस्टर तो 10% होल्ड करता है, तो मेरे इन्वेस्टर का इक्विटी का वैल्यू कितना हो गया, 6,66,666 का 10%। हमारे इक्विटी का इन्वेस्टर का वैल्यू कितना हो गया भैया, 66,666 अप्रोक्स हो गया कि नहीं बताओ, 66,666, ठीक है। भैया हमारा एक इक्विटी इन्वेस्टर है जो 10% इक्विटी रखता है फर्म वाई में, है ना। तो भैया इसको साथ साथ बोरो भी करना पड़ेगा, ही ऑल्सो बोरो 10% ऑफ डेप्ट एट द रेट ऑफ कितना इंटरेस्ट भैया, 5%। 5% हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकाले, हम लोग 5% इंटरेस्ट कैसे निकाले। तो भैया मेरी कंपनी 20,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करती है इतना रुपया का डेप्ट में, तो भैया आप लोग निकाल ही लोगे। तो भैया अगर 10% इक्विटी अगर वो होल्ड कर रहा है तो उसको 10% का डेप्ट भी बोरो करना पड़ेगा। मैंने बताया ना 10% का अगर उसके पास इक्विटी है तो भैया उसको बोरो करना पड़ेगा, बोरो। चलो भैया बोरो कर लो। टोटल डेप्ट मेरी कंपनी में कितना है, टोटल डेप्ट मेरी कंपनी में कितना है, 4 लाख का डेप्ट है मेरी कंपनी में। टोटल कितने का डेप्ट है भैया, 4 लाख का डेप्ट है। 4 लाख का अगर आप 10% डेप्ट अगर आप खरीदोगे तो आपके पास कितने का डेप्ट हो जाएगा भैया, 40,000 का आपके पास डेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना हो गया भैया, 66,666 का आपके पास इक्विटी है और भैया 40,000 का आपने डेप्ट बोरो किया।
टोटल आपके पास कितने का हो गया, 1,06,666 हो गया कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है, क्लियर है। नाउ द इक्विटी इन्वेस्टर invests rupees 1,06,666 in Firmax। ठीक है, अब वो इक्विटी इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इतना रुपया वो Firmax में इन्वेस्ट कर रहा है, इतना रुपया Firmax में इन्वेस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर 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 परसेंटेज ऑफ इक्विटी, वो कितना परसेंट वो इक्विटी खरीद पाया, ये बताओ भैया। वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 1,06,666, इतना ही रुपया क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको इतना ही रुपया मिला है। होल डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी कितना है हमारे Firmax में, टोटल इक्विटी कितना है भैया हमारे इक्विटी Firmax में, तो टोटल इक्विटी का वैल्यू 10 लाख रुपीज है, टोटल इक्विटी का वैल्यू 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज है। नो छोड़ो ना, 10 लाख से क्या मतलब है, तो भैया वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 1,06,666। तो भैया मेरे Firmax में वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, मेरे Firmax में वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, मेरे लिए कितना वैल्यू है भैया, मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 1,06,666। ठीक है, इतना बात समझ आया, इतना बात समझ आया। मेरे पास वाई में था इक्विटी इतने का, और मैंने डेट बोरो कर लिया, क्योंकि उतने का इक्विटी था तो मेरे को उतने का परसेंटेज का डेट भी बोरो करना है, और भैया यही रुपया मैंने जाके Firmax में लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेट इनकम फ्रॉम Firmax, अभी मैंने इक्विटी कहाँ होल्ड करके रखा है, एक्स में, एक्स में नेट इनकम फ्रॉम Firmax। भैया Firmax से मेरे को कितना इनकम हुआ ये बताओ, तो भैया आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आपके पास Firmax में 1,06,666 का इक्विटी है, और Firmax अपने इक्विटी वाले को 10% का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब 10% का रिटर्न देती है, तो आपको नेट इनकम कितना हुआ का 10%। भैया आप बोलोगे मेरे को 10,666 का रिटर्न हुआ, 10,666, आपने वहां से इक्विटी बेचा, वहां से रुपया बोरो करके यहां लगा दिया, तो भैया यहां से तो रुपया कमाई हुआ, लेकिन भैया भूलो मत, वहां से जो आपने बोरो किया था आपको वहां पर इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है ना, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, है ना। आपने वहां से जो बोरो किया था वहां पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, आपने जो वहां से बोरो किया था वहां पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, भूलो मत। भैया कितना रुपया बोरो किया था, तो भैया आपको 40,000 रुपया में 5% का इंटरेस्ट भी तो देना है, आपको 40,000 रुपया में 5% का इंटरेस्ट भी तो देना है कि नहीं देना है, ये बताओ। 40,000 रुपया में 5% का इंटरेस्ट भी तो देना है भैया, 2,000 का हमें इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना है, करना तो है ना। तो नेट नेट में आपने इनकम कितना कमा लिया, नेट नेट में आपके पास कितना इनकम कमा लिया भैया, 8,666 कमा लिया कि नहीं, कमा लिया कि नहीं, ये बताओ। Firmax से आपको नेट इनकम इतना हुआ, है ना, आपने इतना का इक्विटी होल्ड करके रखा, उतना में आपको इतना % का इनकम मिलता है भैया, लेकिन आपने वहां से बोरो किया था, इन्वेस्ट करने के लिए आपने वहां से बोरो किया था, तो भैया नेट नेट में आपका इनकम इतना हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इफ 1% इक्विटी होल्ड इन फर्म वाई, अगर आप यही 1% इक्विटी अगर आप फर्म वाई में होल्ड करते हैं, देन आपको नेट इनकम कितना होता है ना। अगर आप सिर्फ इक्विटी अगर आप अपने वाई में होल्ड करके रखते तो आपको इनकम कितना होता, तो भैया वाई में आप, वाई का वैल्यू कितना चल रहा है भैया, वाई का वैल्यू चल रहा है, सॉरी 1% नहीं 10%, हम लोग 10% का कर रहे हैं ना। इफ यही 10% इक्विटी अगर आप वाई में होल्ड करके रखते देन आपका अर्निंग कितना होता, तो भैया वाई में इक्विटी कितना है, 6,66,666, 6,66,666, आप कितना का होल्ड कर रहे हो, 10% अगर आप होल्ड कर रहे हो, आप कितना होल्ड कर रहे हो, 10% होल्ड कर रहे हो, है ना, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, 66,666। इसमें वाई वाले अपने वाले को अर्निंग कितना देते हैं, 12% का अर्निंग देते हैं, 12% का अर्निंग देते हैं, 66,666 का 12%, तो भैया आपको अर्निंग कितना होता, 8,000 का अर्निंग होता कि नहीं होता, 8,000 का आपको अर्निंग होता। अगर आप यही वाई में अगर आप होल्ड करके रखते तो आपको अर्निंग कितना होता, 8,000 का अर्निंग होता।
तो नेट नेट में आपको बेनिफिट ही हो गया ना। आर्बिट्रेज करके आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं, आर्बिट्रेज करके आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं। आप बोलोगे भैया आर्बिट्रेज करके कैसे बेनिफिट हुआ, मेरा बात सुनो। आप सबसे पहले 10% इक्विटी आप फर्म वाई में होल्ड कर रहे थे, है ना। आपने क्या दिमाग लगाया, फर्म वाई से निकलो, रुपया भी बोरो करो, फर्म एक्स में लगा दो। फर्म वाई से निकलो, बोरो भी कर लो, फर्म एक्स में लगा दो। करने से क्या हुआ भैया, नेट नेट में आप फर्म एक्स से इतना कमाते हो, आपने जो बोरो किया आपने उसमें इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया, नेट नेट में आपके हाथ में इतना तो बचा 8666। लेकिन भैया अगर आप सिर्फ फर्म वाई में ही होल्ड रहते, अगर आप सिर्फ फर्म वाई में ही स्टिक रहते, तो भैया आपको 8000 का ही अर्निंग होता। नेट नेट में सारा इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद आपके हाथ में इतना रुपया एक्स्ट्रा तो बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं। आप बोलोगे भैया बुक से आंसर सेम कैसे आया, सेम ही आया भैया। बुक में 800 और 866 आया, हमारा 8000 और 1000 में आंसर आया, क्योंकि बुक वाले ने 1% का एग्जाम्पल लिया था, हमने 10% का एग्जाम्पल लिया। कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि आप लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस करके दिखाओ, आप लोग 5%, 2%, 3%, 10%, 20%, 50% आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, समझे। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा सम से एक बार कॉपी में उतारो और एक बार अपने आप एनालाइज करो। जो भी ओवर वैल्यूड फर्म है वहां से निकलो, वहां से रुपया बोरो करो, और जो भी अंडर वैल्यूड फर्म है वहां पर इन्वेस्ट कर दो। अंडर वैल्यूड से आपने कुछ रुपया कमाया, वहां का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, और अगर आप नहीं इन्वेस्ट करते, वहां ही स्टिक रहते, तो आप कितना रुपया कमाते, दोनों को कंपेयर कर लो। नेट नेट में आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, आर्बिट्रेज करने से फायदा हो रहा है कि नहीं। अभी अगर हमें आर्बिट्रेज करने से फायदा हो रहा है, तो सारे ओवर वैल्यूड वाले पर्सन निकल के कहाँ चल जाएंगे, अंडर वैल्यूड में। करते करते क्या होगा, ओवर वैल्यूड का डिमांड घट जाएगा, अंडर वैल्यूड का डिमांड बढ़ जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का फर्म का वैल्यू सेम ना हो जाए। ये पैरा में यही बात लिखा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा दोनों फर्म का वैल्यू सेम ना हो जाए, समझे। जब तक दोनों फर्म का वैल्यू सेम ना हो जाए, समझे। क्लियर है, बताओ क्लियर है। सेकंड केस में क्या है भैया, सेकंड केस में क्या है, क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। आओ चलो एक और हमारे बुक में देखे रखा है, एक बार अपने से एनालाइज करना। हमें फिर से देके रखा है दो फर्म का वैल्यूएशन। भैया चलो दो फर्म का वैल्यूएशन देके तो रखा है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म। भैया ये एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है फर्म एक्स इज द अंडर वैल्यूड एंड फर्म वाई इज द ओवर वैल्यूड। हमें क्या पता चल रहा है ये एग्जांपल से, फर्म एक्स जो है हमारा अंडर वैल्यूड है, सॉरी ओवर वैल्यूड है। लास्ट केस में उल्टा था, और हमारा जो फर्म वाई है वो अंडर वैल्यूड है। हमें अभी तक तो ये पता चला। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब भैया देख लेते दोनों में क्या क्या है, दोनों में क्या क्या है। हाँ, दोनों में क्या क्या है भैया। मेरा जो फर्म वो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, क्या मैं वीडी लिख दूं, वीडी से आप लोग वैल्यू ऑफ डेप्ट समझ जाओगे। भैया मेरा जो फर्म एक्स है इसमें भैया डेप्ट 0 रुपया है, डेप्ट 0 रुपया है, जबकि जो मेरा फर्म वाई है इसमें 4 लाख रुपया का डेप्ट है। अब भैया मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी का बात करूं अगर, तो भैया मेरे इसमें 12,50,000 का इक्विटी है, 12,50,000 का इक्विटी है। और भैया फर्म वाई में 6,66,667 का इक्विटी है। ठीक है भैया, ठीक है। तो भैया और वैल्यू ऑफ फर्म का अगर मैं बात करूं तो भैया इसमें कितना हो गया 12,50,000, और भैया ये कितना हो गया 10,66,667। ये तो भैया आप लोग जानते ही हो। और भैया अगर मैं परसेंटेज का बात करूं ईबीआईटी, ईबीआईटी दिया है नहीं भैया, ईबीआईटी नहीं दिया, हमें डेप्ट दिया है, इक्विटी वाले का अर्निंग दिया, और भैया हमें रेट दे दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दे दिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने का भैया 8%, 12%, 12%। भैया कॉस्ट ऑफ डेप्ट केडी भी निकाल ले तो सही रहता भैया, फर्स्ट नंबर में तो केडी निकलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास तो डेप्ट है ही नहीं। और भैया इसमें हम लोग केडी कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरी कंपनी 20,000 रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, होल डिवाइडेड बाई कितने के डेप्ट में,
कितने के डेप्ट में भैया 4 लाख के, ऐसे हमें दे भी दे दिया है कैपिटलाइजेशन रेट इज 5%। तो भैया हमारे पास काम के सारे डेटा है, काम के सारे डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब चलो अब हम लोग वही आर्बिट्रेज करते हैं। आर्बिट्रेज क्या करते हैं, 1% का इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज क्या करना है हम लोग को, ओवर वैल्यूड को बेचना है, अंडर वैल्यूड में खरीदना है। सपोज एन इन्वेस्टर होल्ड्स 1% इक्विटी इन फर्म एक्स। सपोज एक इन्वेस्टर 1% इक्विटी फर्म एक्स में रखता। सपोज एक इन्वेस्टर क्या करता, सपोज एक इन्वेस्टर क्या करता बताओ, एक इन्वेस्टर 1% इक्विटी फर्म एक्स में होल्ड करता है ना। तो भैया उसका वैल्यू कितना हो गया, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी है ना। देखो टोटल इक्विटी कितना है हमारे पास, टोटल इक्विटी है 12,50,000 रुपया, उसका 1% उसके पास है, दैट मीन्स कितने रुपए का है, दैट मीन्स भैया उसके पास 12,500 रुपया उसको मिला, ठीक है। सपोज एक इन्वेस्टर के पास 1% इक्विटी है फर्म एक्स का, एक इन्वेस्टर के पास 1% इक्विटी है फर्म एक्स का, तो दैट मीन्स 12,500 रुपया का उसके पास है। उसके पास कितने रुपए का है भैया, 12,500 रुपए का, ठीक है। 12,500 रुपए का उसके पास है सामान है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ही सेल हिज इक्विटी इन फर्म एक्स। वो क्या करेगा, वो फर्म एक्स में अंडर वैल्यूड वाला को सेल कर देगा ना, सॉरी ओवर वैल्यूड वाला को सेल कर देगा। ओवर वैल्यूड तो हमारा फर्म एक्स है, ऑफ ₹12,500। अब आप बोलोगे भैया इक्विटी सेल कर रहा है तो बोरो करो भैया, मेरे फर्म एक्स में कोई डेप्ट ही नहीं है तो मैं बोरो कैसे करूं, तो मैं यहां पर खाली सेल कर पाऊंगा। एंड इन्वेस्ट इन फर्म वाई, वो क्या करेगा, वो फर्म वाई में इन्वेस्ट कर देगा। भैया फर्म एक्स में बेच दिया 12,500 में, और फर्म वाई में क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। फर्म वाई में क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन भैया हमारे फर्म वाई में डेप्ट भी है, हमारे फर्म वाई में इक्विटी भी है, ये ध्यान रखना। तो जब मैं फर्म वाई में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को इक्विटी और डेप्ट दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने भैया वहां पर कितना बचा, 1%, मेरे को वहां पर 1% का खरीदना होगा, है ना, खरीदना होगा। देखो बैलेंस अवेलेबल, मेरे पास बैलेंस कितना है, मेरे पास बेच के कितना रुपया आया था भैया, मेरे पास बेच के आया था 12,500 रुपया, मेरे पास 12,500 आया था, लेस इन्वेस्ट इन इक्विटी, इन्वेस्ट इन फर्म वाई, मैं इक्विटी 1% इक्विटी इन फर्म वाई, मैं इतना में से 1% इक्विटी खरीदूंगा फर्म वाई का, तो मेरे को कितना रुपया लगेगा, अगर मैं वाई का 1% इक्विटी खरीदूंगा दैट मीन्स भैया 6,66,667 का 1% अगर मैं खरीदने जाऊं तो मेरे को कितना रुपया लगेगा, मेरे को 6,66,666 रुपया लगेगा। लेस मैं 1% डेप्ट भी खरीद लूंगा फर्म वाई से, है ना, तो मेरे को कितना रुपया लगेगा। फर्म वाई में भैया इक्विटी और डेप्ट दोनों है, और फर्म वाई भैया मेरा अंडर वैल्यूड है, तो जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मेरे को दोनों खरीदना है। वहां पर तो भैया मैं बेच रहा था, तो बेचते टाइम मेरे पास सिर्फ इक्विटी था तो मैं डेप्ट बोरो कर रहा था। भैया 4 लाख का डेप्ट है फर्म वाई के पास, तो भैया 4 लाख का मेरे को 1% डेप्ट भी खरीदना होगा, 4,000 का डेप्ट भी खरीदना होगा, है ना। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 12,500 आपके पास अवेलेबल था, 12,500 में से आपने 6,666 का आपने इक्विटी खरीद लिया, 4,000 का आपने डेप्ट खरीद लिया, अभी भी 1,834 रुपया आपके पास हाथ में बचा है। अभी भी आपके हाथ में कितना रुपया बचा है भैया, 1,834 रुपया अभी भी आपके पास बचा है, 1,834 रुपया आपके पास बचा है। हाँ बचा है कि नहीं ये बता दो, बचा है कि नहीं ये बता दो। बचा है कि नहीं, ठीक है। आपने 1% खरीद लिया उसके बाद भी, तो भैया आपके लिए फायदा हो गया कि नहीं, आपके लिए फायदा हो गया कि नहीं ये बताओ। फायदा हो गया कि नहीं। हमारा क्वेश्चन बस यही एग्जांपल ले रहा है, हमारा क्वेश्चन भी बस यही एग्जांपल ले रहा है। क्या एग्जांपल ले रहा है कि सपोज उसने 12,500 वहां से बेच दिया, लेकिन अगर आप दूसरे जगह इन्वेस्ट करोगे तो हमारे इंस्टीट्यूट ने 1.01% इन्वेस्ट किया, हम लोग 1% ही इन्वेस्ट करते हैं ना,
हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, 1% ही इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग 1% बेचे हैं तो दोनों का खरीदेंगे भी 1%। तब भी देखो ना, मेरे पास 1834 रुपया अभी भी पड़े हैं, मेरे पास 1834 रुपया अभी भी पड़े हैं, पड़े कि नहीं पड़े ये बता दो, है ना। अभी भी मेरे पास 1834 रुपया पड़े हैं, है ना। तो भैया ये आर्बिट्रेज प्रोसेस है, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। मैं 1% वहां रखता हूं भैया, मैं 1% वहां खरीद लेता हूं, सही है कि नहीं, बताओ, क्लियर है। सच एन एक्शन विद इंक्रीज इन इनकम बाय इतना विदाउट चेंजिंग द रिस्क शोल्डर बाय द इन्वेस्टर, व्हेन इन्वेस्टर रिजॉर्ट टू सच अ चेंज, मार्केट वैल्यू क्या होगा, वहां का डिक्लाइन होगा और हमारे फर्म वाई का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू तब तक होगा जब तक दोनों फर्म का वैल्यू इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों फर्म का वैल्यू इक्वल ना हो जाए, समझे, समझे। सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में क्या अंतर है। हम लोग दो एग्जांपल पढ़े। फर्स्ट एग्जांपल में हमारा फर्म एक्स और फर्म वाई था, ठीक है। फर्म एक्स के पास क्या था भैया, फर्म एक्स के पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी था और फर्म वाई के पास इक्विटी भी था और डेब्ट भी था। भैया हमारे फर्स्ट एग्जांपल में फर्म वाई हमारा ओवर वैल्यू था, फर्म वाई हमारा ओवर वैल्यू था, फर्म एक्स हमारा अंडर वैल्यू था। तो भैया हम लोग क्या किए, फर्म वाई का इक्विटी को बेच दिए, फर्म वाई के डेब्ट को बोरो कर लिए, है ना। जो टोटल रुपया आया यहाँ जाके इन्वेस्ट कर दिए, है ना। प्रोसेस समझो। सेकंड एग्जांपल में क्या था, हमारा फर्म एक्स था, फर्म वाई था। सेकंड एग्जांपल में हमारा फर्म एक्स ओवर वैल्यूड है लेकिन हमारा फर्म वाई अंडर वैल्यूड है, ठीक है। यहाँ इक्विटी भी है, यहाँ डेब्ट भी है, लेकिन भैया यहाँ तो सिर्फ इक्विटी है। ओवर वैल्यूड को क्या किए, ओवर वैल्यूड को बेच दिए और भैया इन्वेस्ट जाके दोनों में कर दिए, इन्वेस्ट जाके दोनों में कर दिए। जब यहाँ से यहाँ जाओगे दोनों में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन यहाँ का आपके पास सिर्फ इक्विटी है लेकिन आपको बोरो तो डेब्ट भी करना पड़ेगा निकलने के लिए। यहाँ से आप निकलोगे तो आपको दोनों चीज लेके निकलना होगा, लेकिन भैया यहाँ तो एक ही चीज है तो एक ही चीज को लेके निकलेंगे और इन्वेस्ट दोनों में कर देंगे। यहाँ क्या था, दोनों चीज लेके निकलो, इन्वेस्ट एक जगह करो। फाइनली में अपना नेट इनकम देख लो कि यहाँ है तो कितना रुपया कमा रहे हैं, लेकिन बोरो किए तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वहां रहते तो कितना कमाते, बस एकदम फाइनली आपको पता चल जाएगा, फाइनली आपको पता चल जाएगा, समझे। तो ये था देखो आपका मोदी गिलानी मिलर, समझ आया। ये कहना चाह रहे हैं कि तब तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा हमारा प्रोसेस, जब तक दोनों फर्म का मार्केट वैल्यू इक्वल ना हो जाए, जब तक हमारे दोनों फर्म का मार्केट वैल्यू इक्वल ना हो जाए, समझे, तब तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। बस आपको थ्योरेटिकली ऐसे आंसर लिख के आ जाना है। हालांकि एग्जाम में ये एमएम अप्रोच का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि एग्जाम में आज तक ऐसा पूछा नहीं गया, आज तक पूछा नहीं गया। फिर भी आप लोग सीख के रखो, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको एनालाइज ही करना है और आपको कुछ करना नहीं है, बस एनालाइज ही करना है। और यहाँ तक भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट हो गया, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में 4 अप्रोचेस थे, 4 थ्योरीज थे, तो चारों भैया हमने कर लिया। मोदी गिलानी मिलर कर लिया, ट्रेडिशनल अप्रोच तो भैया पूरी WACC है, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम तो कर ही लिया था। अब भैया नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अपने चैप्टर लेवरेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से किसके साथ मिलते हैं भैया, लेवरेज के साथ, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोदी गिलानी मिलर फॉलो करना, एक बार कोशिश करना अपने कॉपी में करने का, नहीं समझ आए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।